मेरा 30 साला भाई इतनी अचानक इस दुनिया से गया था कि मेरे होश उड़ गए थे। मैं अपनी नौकरी पर था कि जब ही मेरी भाभी का फोन आया वो कहने लगी, इरशद भाई जल्दी से आ जाएं, फैजान को न जाने क्या हो गया है। मैंने कहा कि परेशान ना हो, मैं उता हूँ और अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो तुम एम्बुलेंस बुलवा लो, क्योंकि मेरा दफ्तर से काफी देर का फासला था। वो कहने लगी कि वो होश में नहीं हैं, शायद बेहोश हैं, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, बस आप आ जाएं। मैंने जल्दी से फोन बंद किया और दफ्तर से अपने छोटे भाई के घर की तरफ निकल पड़ा। इरादा तो ये था कि एम्बुलेंस को भी कॉल कर दूं, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं या कि पता नहीं मेरी भाभी सिचुएशन को संभाल भी सकेगी या नहीं। वो बहुत सीधी सादी सी लड़की थी, हमेशा सर झुकाए रखती, न ऊंची आवाज में बात करती न कोई जवाब देती। उसकी सादगी का तो डंका सारे ही जहां में पड़ता था। फिर मेरा ख्याल था कि इतनी कोई सीरियस बात भी नहीं होगी, क्योंकि रात को ही मेरी फैजान से बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक था। मैं उन्हीं सोचों में घरा हुआ तेजी से अपनी गाड़ी चलाते हुए भाई के घर पहुंच गया। वहां जाकर जैसे ही मैंने अपने भाई को देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसकी सांसें रख चुकी थीं। मैंने अपनी भाभी अज़मी से पूछा कि एम्बुलेंस को कॉल की, तो उसने इनकार में सर हिलाया। मैंने फौरा से एम्बुलेंस को कॉल मिला दी। अपने भाई को होश दिलाने लगा, काश कि मुझे मालूम होता कि मामला इतना सीरियस होगा तो मैं पहले ही एम्बुलेंस को कॉल कर देता। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आई और फिर उसके वर्कर घर के अंदर चले हुए। उनमें से एक, जो शायद डॉक्टर जैसा था, उसने भाई की नब्ज पर हाथ रखा, फिर उसकी गर्दन को चेक किया, फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए दूसरे वर्कर की जानब देखा और मेरे भाई को स्ट्रेचर पर लटाकर एम्बुलेंस में डाल दिया गया। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस के तेज सायरन की आवाज़ फ़ज़ा में गूंज रही थी और मेरे दिल की धड़कनें जैसे बंद हो गई थीं। मैं एम्बुलेंस में अपनी भाभी के साथ ही बैठा था। हम एक बड़े अस्पताल में पहुंचे तो इमरजेंसी अस्पताल में पहुंचे तो इमरजेंसी में डॉक्टर ने फौरा चेकअप किया और उसके बाद जो खबर सुनाई वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी भाभी तो फर्श पर गिरी और उसी वक्त बेहोश हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि मेरे भाई का इंतकाल हो चुका है। अस्पताल लाने से पहले ही वो इस दुनिया से कोच कर गया था। उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक लिख दी गई थी और हम उसे वापस एम्बुलेंस से घर ले आए थे। मैंने अपनी बीवी को फ़ोन करके जब इस बारे में बताया तो उसे भी यकीन न आया। भाभी तो रो रो कर गुश खा रही थी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था। कुछ ही देर बाद मेरी बीवी भी फैजान के घर पहुंच गई। आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को खबर हुई और लोगों का जमा गफीर लग गया। किसी को यकीन न आया कि 30 साला फैजान नींद में ही इस दुनिया से चल बसा। हर कोई हैरत से कह रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। कोई सदमे में था तो कोई तजस्सुस के आलम में खोज लगा रहा था, जबकि मैं तो न सिर्फ भाई के सदमे को झील रहा था, बल्कि अपनी जवान 20 साला भाभी को देखकर भी मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। इस बच्ची के साथ तो बड़ा ही जुल्म हुआ था। भरी जवानी में वो बेवा हो गई थी। उसने रो रो कर न सिर्फ अपनी चोड़ियां तोड़ी थी, बल्कि खुद को जख्मी भी कर लिया था। मेरी बीवी शहला उसे संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर बाद इज़मी के घर वाले भी आ गए और हर कोई उसे दिलासा देने लगा, लेकिन उसका गम इतना बड़ा था, उसे भला सब्र कहाँ उता। दूसरी ही नमाज में भाई का जनाजा भी उठ गया और मेरे भाई का चेहरा हमेशा के लिए कहीं गम हो गया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आया था कि मेरा भाई इतने खामोशी से इस दुनिया से चला गया। एक रात पहले जब उसने मुझसे बात की थी तो वो कह रहा था कि मुझे अब से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं शाम को अब के हमरा हूँगा, घर आऊँगा तो हम बैठकर बात करेंगे। न जाने वो क्या बात करना चाहता था, जो अपने सीने में ही एक राज की तरह लिए उस दुनिया से चला गया था। माँ बाप के बाद उस दुनिया में अगर मेरा कोई सगा रिश्ता बाकी था तो वो मेरे भाई का था, और अब वो भी मेरे साथ नहीं रहा था। कितनी ही देर में उसकी कब्र पर बैठा रोता रहा था। और फिर जब मैं वापस घर लौटा तो मेरी बीवी कहने लगी कि अज़मी का तो बहुत बुरा हाल है, उसके घर वाले उसे साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि हम उसे अपने घर नहीं जाना, बल्कि वो ससुराल में रहना चाहती है। शहला की बात सुनकर मैं हैरान हुआ और कहा कि इसके ससुराल में मेरे और तुम्हारे अलावा भला कौन है। हम भी अलग घर में रहते हैं। हाँ, अलबत्ता ये फैजान का घर है, अगर वो यहाँ रहना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अकेली लड़की है अद्दत में, वो किस तरह यहाँ जिंदगी है गुजारेगी, कितना मुश्किल होगा। मेरी बीवी शहला कहने लगी कि इस वक्त वो सदमे में है, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर वो यहाँ फैजान की यादों के साथ रहना चाहती है तो उसे उसके घर न भेजा जाए। यही बात
हमने उसके घर वालों को समझाई तो उसके घर वाले भी खामोशी से चले गए। वैसे भी उज़्मी के बूढ़े माँ बाप थे और 3 शादीशुदा बहनें थीं। भाई कोई नहीं था। शहला कहने लगी कि कुछ दिन मैं उज़्मी के साथ यहाँ ही रहूंगी, अब घर चले जाएं और मैं वापस अपने घर। आज्ञा है। इज़्मी के साथ शहला और बच्चे रख गए। वहीं से ही शहला उन्हें स्कूल भी भेजने लगी और पढ़ाने भी लगी और साथ साथ इज़्मी का दिल भी बहलाने लगी। लेकिन इज़्मी का गम इतना बड़ा था, उसे सब्र कर ही नहीं देता था। वो अक्सर बैठे बैठे रोने लग जाती। मुझसे तो पर्दा करती थी, लेकिन शहला ने काफ़ी दफ़ा मुझे उसकी हालत से आगाह है क्या था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, अज़्मी की तबीयत संभलने लगी थी। फिर एक शाम में शहला से मिलने गया तो मेरे जज्बात मुझे बेचैन करने लगे। अपनी बीवी से अलहदा रहते हुए मुझे तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। उसी लिए मौका देखते ही मैंने बावर्ची खाना में उसे बाजू में जकड़ लिया और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। शहला मुस्कुराई और कहने लगी कि मेरे बगैर लगता है बड़े ही बेताब हो रहे हैं। मैंने फौरा उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे, लेकिन उससे पहले कि मैं मजीद अपनी गुस्ताखियों को बढ़ाता अचानक ही अज़्मी वहां चली आई थी। शायद उसे मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं था। मुझे देखते ही उसने अपने मना पर दोपटा डाला और माजरत करती हुई वहां से चली गई, लेकिन मैं अपने आप में शर्मंदा हो गया। फिर शहला कहने लगी कि अब मैं वापस घर आना चाहती हूँ, कब तक मैं अज़्मी के साथ इस घर में रहूंगी। अज़्मी की उद्दत के दिन भी ख़त्म होने को थे। मैं भी चाहता था अब शहला वापस जाए। बीवी के बगैर मेरा गुजारा भी मुश्किल था। फिर मैं वहाँ ज़्यादा जा भी नहीं सकता था। उसी लिए मैंने शहला और बच्चों को वापस बुलवा लिया और उज़्मी को ये यकीन दिलाया कि उसे किसी ही नहीं हो सकता था। भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं हाजिर हूँगा, क्योंकि मेरा छोटा भाई मेरी जान था। हम 2 ही भाई थे। वो मेरी पैदाइश के बहुत सालों बाद पैदा हुआ था। मैं 45 साल का होऊंगा था और वो सिर्फ 30 साल का। मैंने उसे भाई की तरह नहीं, औलाद की तरह रखा था। इसीलिए उज़्मी से भी मेरा एक गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ था। फिर उज़्मी को मेरी उस वक्त बहुत ज़रूरत थी। मैं उसे हर चीज़ दरवाजे से ही पहुंचाकर इन्हें लगा मैंने उसकी इद्दत का ख्याल रखा था और उसकी ज़रूरियात को भी मैंने नज़रअंदाज नहीं किया था। देखते ही देखते उसकी इद्दत ख़त्म हो गई। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। उसके बाद में और शहला उसके घर गए और कहा कि कब तक इस तरह इस घर में तन्हा रहोगी, या तो अपने माँ बाप को यहाँ बुलाकर रख लो या फिर तुम भी उनके पास चली जाओ। इस घर को किराए पर चढ़ा दो और जो भी पैसे मिले उससे तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा। मेरी बात सुनकर इज़्मी रोते हुए इनकार करने लगी। कहने लगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ तो मेरे शौहर की यादें बसती हैं फैजान ही। मेरा सब कुछ थे। रही बात इमा अबा की, तो वो अपना घर छोड़कर कभी यहाँ नहीं आएंगे। मैं अब अपनी जिंदगी यहाँ अकेले ही गुजारना चाहती हूँ। अज़मी की बातों ने मुझे काफ़ी तकलीफ पहुँचाई थी। मेरा सदमा भी ताज़ा हो गया था। शहला ने मुझे कहा था कि अज़मी को फ़िलहाल उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, यही बेहतर है। अलबत्ता मैंने अज़मी के घर का चक्कर लगाना नहीं छोड़ा था। जब भी कोई ज़रूरत होती मैं फ़ौरा दौड़ा दौड़ा पहुंच जाता। उसके एक फ़ोन कॉल पर मैं उसके दरवाजे पर खड़ा होता। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी अपनी बीवा भाभी को तन्हाई का एहसास नहीं होने दूंगा। उसकी हर ज़रूरत और मुश्किल वक्त में उसकी मदद करूंगा और साथ ही कुछ उर्से बाद उससे बात करूंगा कि वो है दूसरी शादी कर ले। और फिर जब 2 महीने और गुजर गए तो एक दिन मैं इज़्मी को सौदा सब्जी पहुंचाने गया तो मैंने आहिस्तगी से कहा कि इज़्मी अब को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मेरे भाई को गुजर कर 6 महीने होने वाले हैं। अब जवान हैं, खूबसूरत हैं, अब के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं। अगर अब कहेंगी तो मैं खुद ही कोई रिश्ता तलाश कर दूंगा। उसने सर उठाकर मेरी जानिब देखा और फिर कहने लगी अगर मैं शादी करूंगी तो अब से। उसके लफ्जों ने मेरे सर पर इस्मान गिरा दिया था। मैं हका बका उस सीधी सादी सी लड़की को देख रहा था जिसने कभी नजर उठाकर मुझसे बात नहीं की थी, और आज वो इस तरह से शादी की बात कह रही थी। मैं बुरी तरह अच्छल पड़ा। मुझे लगा कि इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। मैंने कहा आज़मा क्या हो गया है, अब जानती हैं मैं शादीशुदा हूँ, मेरी और शहला की एक अच्छी इज़्दवाजी ज़िंदगी है, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं अब के लिए एक बेहतरीन रिश्ता तलाश करूँगा। अब को होने वाली ज़िंदगी में हर खुशी मिलेगी और अब फैज़ान का गम भी भूल जाएंगी। अज़मी ने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी मेरा गम एक ही सूरत गलत हो सकता है जब आप मुझसे शादी करें। मुझे अब के चेहरे में फैज़ान की परछाई नज़र आती है। मैं अपनी ज़िंदगी अब के साथ आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आप मेरे करीब होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फैज़ान मेरे साथ है। मुझे अब के वजूद से फैज़ान की खुशबू महसूस होती है
अब चाहें तो छप कर भी मुझसे शादी कर सकते हैं। शहला भाभी को इस बारे में कुछ न बताइएगा। वैसे भी मेरा सारा खर्चा और मेरी जिम्मेदारी अब ही उठाते हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं कि अब मुझसे निकाह कर लें? उज़्मी के लहजे में अजीब बेबसी बोल रही थी। मैं कितनी ही देर इस मासूम लड़की को देखता रहा और फिर खामोशी से उठकर वहां से निकल गया। मेरे दिलो दिमाग में जंग जारी थी। मैं तो उज़्मी को दूसरी शादी के लिए राजी करने गया था और उसने मुझसे ही शादी की बात छेड़ दी थी। मैं सोच रहा था कि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ही ठीक नहीं है, उसे कुछ वक्त और देना चाहिए, लेकिन साथ ही मेरे जहन में ये ख्याल भी आ रहा था कि किसी न किसी को तो उसका सहारा बनना है। अगर मैं शहला को एतमाद में लेकर उससे सिर्फ निकाह कर लूं तो उसकी ज़िंदगी महफूज हो जाएगी। शहला से छिपाकर मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा था कि शहला से इस बारे में बात करूंगा और उसी से ही मशूरा करूंगा, लेकिन ऐसा करने की नौबत ही नहीं आई। मैं जब अपने घर पहुंचा तो शहला और बच्चे घर पर नहीं थे। मैंने शहला को फ़ोन किया तो वो कहने लगी, मैं अपने मैके आई हूँ और अब कुछ दिन यहीं रहूंगी। मेरी उम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। कहने लगी कि अब को बताने का वक्त भी नहीं मिला। उर्शद दरासिल अम्मा का फ़ोन आया था, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उसी लिए मैं बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। मैं हैरान रह गया। शहला कभी मुझे बताए बगैर इस तरह नहीं गई थी। उसका घर शहर के आखिरी कोने पर था। 2 घंटे का सफ़र था। वो कहने लगी, मैं टैक्सी करके आ गई थी। अब परेशान ना हूँ, जैसे ही उम्मा की तबीयत संभलती है मैं वापस जाऊंगी। बच्चों की 2 महीने की छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं, इसीलिए मुझे उनकी पढ़ाई की फिक्र नहीं। शहला की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे हैं। अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। शहला की उम्मा भी अकेली रहती थी। वालिद उसके सर पर नहीं थे। शहला के 2 भाई थे, दोनों ही परदेसी थे। मैं बीवी बच्चों के साथ, वो अमेरिका में सेटल थे। इसीलिए शहला अपनी माँ के हर अच्छे बरे में खुद ही वहाँ जाकर रहा करती थी। अलबत्ता हर बार मैं उसे छोड़कर उता था, इस बार वो मेरा इंतज़ार किए बगैर ही टैक्सी करके चली गई थी। मैंने फ़र्ज चेक किया तो खाना रखा हुआ था। मैंने खाना गर्म करके खा लिया, आंखें बंद की और बस्तर पर सुकून से लेटा तो इज़्मी का फ़ोन आ गया। वो कहने लगी, अरशद भाई, मेरी तबीयत अचानक ही बहुत ख़राब हो रही है, क्या हो सकते हैं? मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ है? तो कहने लगी, बस दम घट रहा है। मैंने कहा, अच्छा फ़िक्र न करो, मैं होता हूँ। और फिर मैं वापस गाड़ी लेकर उसके घर पहुँच गया। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका हाल बहुत बुरा था। मुझे देखते ही वो रोने लगी। मैं फ़ौरा उसे संभालने के लिए उसके करीब गया तो उसने मेरे कांधे पर सर रख दिया और रोते रोते ही हो गई, मेरे सीने से लग गई। उसके उस अंदाज ने मेरे अंदर अजीब सा हैजान पैदा किया था। मैं उससे घबरा कर पीछे हटना चाहता था, लेकिन वो मेरे मज़ीद और नज़दीक आ गई और फिर आहिस्तगी से कहने लगी कि अब के वजूद से फैज़ान की खुशबू होती है। मेरा दिल चाहता है मैं अब में समा जाऊं। औस के पास से उड़ती परफ्यूम की खुशबू मुझे बहकाने के लिए काफ़ी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को बाज रखा और पीछे हटते हुए नरमी से कहा कि ठीक है, मैं शहला को बना बताए तुमसे निकाह करने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन याद रखना कि ये बात मेरी बीवी के इल्म में न आए, वरना मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उज़्मी आहिस्तगी से मुस्कुराई और कहने लगी कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। और फिर अगले ही दिन मैंने निकाह ख़वा का इंतज़ाम किया और उज़्मी के साथ खामोशी से निकाह कर लिया। मुझे यकीन था कि उज़्मी इस बारे में कभी शहला को नहीं बताएगी और मैं एक साथ 2 घर आसानी से मेंज कर सकता था, क्योंकि मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी। निकाह के कुछ देर बाद ही मेरे दोस्त और काजी साहब चले गए। वो वक्त आ गया जब मुझे अज़्मी के पास कमरे में जाना था। मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। मैं जिसे अपनी बीवी बना बैठा था वो मेरे मरहूम भाई की बीवी थी। ये बात मेरे जहन में बेचैनी सी पैदा कर रही थी। मैं सोच रहा था कि न जाने मैंने ठीक किया है या गलत। एक तरह से मैंने शहला को धोखा हुआ दिया था और इज़्मी की ज़िंदगी को भी मुश्किल में डाल दिया था। मेरी बीवी होकर भी उसे सारी ज़िंदगी खुद को बीवा ही जाहिर करना था। उन्हीं सोचों में घरा में जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो अज़्मी को देखकर एक लम्हे के लिए चौंक गया। ये अज़्मी तो कोई और ही थी, पूरी तरह तैयार सजी सुनारी, बहुत खूबसूरत से लिबास में वो मेरी मंतज़र बैठी थी। मुझे देखते ही धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, बहुत वक्त लगा दिया अरशद, अपने मैं कब से अब का इंतज़ार कर रही थी। उसके लहजे में ऐसी बेकरारी बोल रही थी कि मैं हका बकासा उसे देखता रह गया। पहली बार उसने मेरे नाम के साथ लफ्ज़ भाई को शामिल नहीं किया था
और बहुत बेबाकी से वो मेरा नाम ले रही थी। मेरे अंदर इस कदर झुझक थी और वो लड़की होकर बिल्कुल नॉर्मल नजर ही रही थी, जैसे हमारी कोई लो मैरिज हो। मैं कुछ झिझकते हुए उसके पास बस्तर पर जाकर बैठा तो वो खुद ही मेरे करीब आ गई, अपने बाजू मेरी गर्दन में डालकर कहने लगी कि उस लम्हे का मैंने कितनी बेसब्री से इंतजार किया था। खुदा का शुक्र है कि उज हम आ गए, वो लम्हा आ गया है। मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया था। क्या वो अपनी दुआओं में मुझे मांगने लगी थी? ये बात मेरे लिए वाकई बहुत हैरान कुन थी। उसने मेरे सीने पर सर रखा और अपनी अंगुलियों को आहिस्तगी से मेरे बाजू पर फेरने लगी। अब चूंकि वो मेरे निकाह में थी, उसी लिए मैंने उसे आसानी से अपने बाजों में भर लिया और कहा, उज़्मी, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मेरी बात सुनकर वो खुलखला कर हंसी और कहने लगी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब भला मुझे किस चीज़ की कमी हो सकती है? अब का साथ मुझे नसीब हो गया है, उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हैरान परेशान सा अज़्मी को देखने लगा। उसकी निगाहें मेरी निगाहों से टकराई तो मुझे उसकी नज़रों में मोहब्बत है कि तप्श का एहसास हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या इतनी जल्दी वो निकाह के रिश्ते को कबूल कर बैठी है या फिर वो मुझ में मेरे भाई को देख रही है। आज़मी आहिस्तगी से कहने लगी, इरशद, मुझे अब से बेअंतहा मोहब्बत हो गई थी। मैं आपको हासिल करने की तमन्ना लिए फैज़ान के साथ बस एक बोझ जैसी जिंदगी गुजार रही थी। जब जब मैं अब की और शहला की शादी शुदा जिंदगी देखती तो मेरा दिल बेचैन हो जाता। अब शहला भाभी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, हर वक्त उनके पास रहते, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते, उन्हें उनके मैके लेकर जाते, उनकी वालदा का ख्याल रखते, उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते। मैंने जब जब अप्को और शहला भाभी को एक साथ देखा तो मेरे दिल में हसद का जज्बा पैदा हुआ कि मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है। फैज़ान मुझसे बहुत मोहब्बत ज़रूर करते थे, लेकिन उन्हें अब की तरह मोहब्बत का इजहार करना नहीं होता था। मुझे किसी ऐसे साथी की तलाश थी जो खुलकर मोहब्बत का इजहार करे जैसे अब करते थे। मैंने अपनी उद्दत के दौरान भी देखा कि अब किस तरह मौका मिलते ही शहला भाभी को अपने बाजों में भरकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे और बस अब के यही अंदाज मुझे अब से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देते। उसी लिए मैंने फैज़ान को एक दिन ये बात कह दी कि मैं मज़ीद उसके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना नहीं चाहती और इससे तलाक चाहती हूँ। ये सुनकर फैज़ान बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि तुम मुझसे तलाक क्यों ले लेना चाहती हो? मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने फैज़ान से कुछ ना छुपाया और उन्हें बता दिया कि मैं अरशद भाई से मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर वो बहुत बेचैन हो गए थे। फिर इस रात उन्होंने अब को भी फ़ोन किया कि वो अब से मिलना चाहते हैं। मैंने पूछा कि वो अब से क्यों मिल रहे हैं तो वो कहने लगे कि मैं अरशद भाई से बात करूंगा और कहूंगा कि वो उज के बाद हमारे घर कभी ना आए ताकि तुम्हारे दिमाग से ये मोहब्बत का भूत निकल जाए। वो मुझे तलाक नहीं देना चाहते थे, बल्कि मुझे और अब को दूर करना चाहते थे। मैंने उन्हें खूब बड़ा भला कहा और साफ लफ्ज़ों में जता दिया कि मैं हर हालत में उनसे अलहदा हो जाऊंगी। ये सुनना था कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, वो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी का शिकार हो गईं। हुए उनकी हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। मैंने जानबूझकर उन्हें वो दवा दी कि जिससे उनका ब्लड प्रेशर और हाई हो और फिर उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक हो गया। मुझे मालूम था कि वो हार्ट अटैक से इस दुनिया से गुजर गए हैं, क्योंकि मैं बरोक़त उन्हें हस्पताल नहीं लेकर गई थी। लेकिन मैंने इस बारे में आपको फ़ौरन नहीं बताया, बल्कि सुबह आपको फ़ोन किया और यूं जताया जैसे नींद में उनका इंतकाल हुआ हो, जबकि उन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा था। मैं आपको हासिल करना चाहती थी और आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ। मैंने शहला भाभी को मैसेज करके बता दिया है कि अपने मुझसे शादी कर ली है। वो कुछ ही देर में होंगे यहाँ पहुँचने वाली होंगी, क्योंकि मैंने उन्हें निकाह नामे की तस्वीर भी भेज दी है। अब के निकाह में होने के बाद मैं क्यों सारी ज़िंदगी खुद को बेवा ज़ाहिर करूँगी। मैं अब के साथ वैसे ही ज़िंदगी गुजारूँगी जैसी शहला भाभी गुजारती रही हैं। अब को सबके सामने मुझे कबूल करना होगा। अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मुझे देखती हुई वो मुझे कोई इंतहाई मुकार औरत मालूम हुई थी। मैं जिसके जाल में फंस चुका था, कुछ ही लम्हों बाद शहला कमरे के अंदर थी और फटी फटी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने शहला को सब कुछ सच बताना चाहा, लेकिन उसने मेरी किसी बात पर यकीन न किया। वो जिस तरह आई थी इसी तरह वापस लौट गई। मैं उसके पीछे पीछे बाहर निकला, लेकिन तब तक वो टैक्सी में बैठकर जा चुकी थी। मैं वापस अंदर गया
और मैंने खड़े खड़े अपनी इस नई नवीली दिलाहन को तलाक दे दी, क्योंकि मैं उसके साथ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता था। मैंने उसकी आंखों के सामने निकाह नामा फाड़ा और वहां से निकल गया। मेरा उज़्मी के साथ कोई ताल्लुक नहीं बचा था। बड़ी मुश्किल से मैं शहला तक पहुंचा था। मैंने उसे सारा सच बताया था, लेकिन उसे इस बात पर बहुत गुस्सा था कि मैंने निकाह ही क्यों किया। लेकिन वो मेरे बच्चों की माँ थी और उसी बात की वजह से उसने मेरी इस गलती को माफ़ कर दिया था। आज मैं और शहला फिर से एक साथ हैं, लेकिन कभी कभी मैं अज़्मी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक नफ्सियाती मरीज़ा थी, जिसकी वजह से मेरा भाई इस दुनिया से चला गया था, जिसकी वजह से शायद मेरा भी घर अजड़ जाता। लेकिन सही वक्त पर उसने खुद अपनी सच्चाई मेरे आगे बयान करके मेरी जिंदगी को आसान कर दिया था। अज़्मी जैसी औरतें न खुद अपने घरों में बसती हैं और न ही दूसरों का घर बसने देती हैं। उसलिए ऐसी औरतों से महतात रहना चाहिए। वो हैं वो जिसी घर में तन्हा रहती है, और यही उसकी सज़ा है कि वो सारी जिंदगी तन्हा रहे। और उसकी वजह से मेरा हंसता बसता भाई इस दुनिया से चला गया। वो भाई जिस पे मेरी जान बसती थी, वो भाई जिसकी मोहब्बत में मैं उसके घर के चुक्कर लगाया करता था। मुझे क्या मालूम था कि अज़्मी जैसी बदनियत औरत उसकी बीवी है। अगर इल्म होता तो शायद मैं कभी उसके दरवाजे या उसकी दहलीज पर कदम ही न रखता। औसी वजह से दीन इस्लाम ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है। बहुत से रिश्तों में बेपर्दगी को फितने की वजह करार दिया गया है। ऐसा ही एक रिश्ता जेठ भाभी और दीवर और भाभी का भी है।